नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे अंधेरे में कविता के विषय में। अंधेरे में कविता का पहला भाग जो है यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया था इस पिछले वीडियो में। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले भाग 1 कंप्लीट देख ले, उसके बाद ही भाग 2 देखे, क्योंकि भाग 1 समझेंगे तभी आपको भाग 2 समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर प्लेलिस्ट से देख ले। तो यहाँ यूनिट 5 कविता में लगा हुआ अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। इन चीजों के बारे में हमने विस्तार से बात कर लिया था पिछले वीडियो में। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर से करें। अगर आप बात करें कविता के बारे में तो यहाँ कविता के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है, इन सारे कथनों को हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और प्रत्येक लाइन को बहुत अच्छे से समझते हुए हमने पढ़ा था। अगर आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो कविता आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाग 1 जरूर से देखें, उसके बाद ही भाग 2 देखें। तो इन चीजों को हमने पढ़ लिया था, उपलब्धियां भी पढ़ी थी हमने, आगे हमने निष्कर्षण भी पढ़ा था। कविता के विषय में महत्वपूर्ण कथन, किस लेखक ने क्या कहा, कविता के विषय में आलोचकों ने क्या कहा, सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 भी पढ़ लिया था। हालांकि जो अंधेरे में कविता है भाग 8 भागों में विभाजित है, तो हमने भाग 1 भी पढ़ लिया था और हमने भाग 2 भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 3। तो हम भाग 3 निकाल लेते हैं। भाग 3 तो आज हम यही से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूरे जो भाग 8 है 3 से लेकर सारे को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। हालांकि यह लंबी कविता है, 40 पृष्ठों का यह कविता है, बहुत लंबी कविता है, तो थोड़ा समय लग सकता है। धैर्य बनाए रखें और वीडियो पूरा जरूर देखें और समझते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। समझ ना पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है, दिया जल रहा है पिता लोक प्रसाद में, काल चल रहा है, आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती है छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग व दूर निर्जीव। तो यहाँ जो अंधेरे में कविता है, इसका सारा दृश्य लगभग अंधेरे से ही लिया गया, मतलब रात्रि के समय से ही जुड़ा हुआ है। और हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात किया था इस विषय में कि यहाँ जो कविता है, यह पूंजीपति वर्ग, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा निचले तबके के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, या कह सकते हैं गरीब लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों का जो जिस प्रकार से शोषण किया जाता है, उनका जिस प्रकार शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, उनको दबा के रखा जाता है, किस तरीके से उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, इन सारी चीजों के विषय में यहाँ कविता है। और जो ऊंचा तबका है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, शासक वर्ग है, वो किस प्रकार से अपने चेहरे पर नकाब डाले हमेशा अच्छा बना रहते हैं, सबके सामने अच्छे बने रहते हैं। फिर रात्रि के समय या जब कोई ना हो तो किस प्रकार से सब मिलकर षड्यंत्र करते हैं कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग, निचले तबके के लोगों का शोषण किया जाए। और जो कोई सामान्य मनुष्य या सामान्य व्यक्ति निचला तबका का, इनके इस जाल को, इनके इस साजिश को, इनका षड्यंत्र समझ जाए या देख ले षड्यंत्रकारियों को, तो उन्हें मार दिया जाता है। तो इन सब विषयों में यह कविता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इस विषय में बात किया था, तो आप जरूर देख ले, तो ही आपको भाग 3 से आगे का समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली है, पीटे गए बालक सा, मार खाया चेहरा उदास इकहार, स्लेट पट्टी पर खींची हुई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ। ठीक, आगे क्या कहते हैं लेखक कि रात के 2 बजे हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास पास आती हुई घबराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहिए की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेश, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। तो यहाँ भी रात्रि के 2 बजे की बात हो रही है ना। दूर दूर जंगल में सियार भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हो कर रहे हैं, रेलगाड़ी की आवाज आ रही है, कुछ हो ना जाए। क्योंकि रात्रि के समय में ही षड्यंत्रकारी क्या करते हैं, अपने करतूतों को अंजाम देते हैं। उछले तबके के लोग क्या करते हैं,
उन्हें जो भी गलत करना होता है, हिंसात्मक कार्य करना होता है, वह रात के समय ही करते हैं। हाय हाय तालस्ता कैसे हुई, कैसे मुझे दिख गया, सितारों के बीच बीच घूमते ब रुकते पृथ्वी को देखते, शायद तालस्ताय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे के आखिरी छोर पर लिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेद दबी हाय हाय नुमा, शायद तालस्ता नुमा। प्रोसेशन। निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर, स्वप्न, उदास उदास ध्वनि, तरंगे है गंभीर, दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतारी पथ अथवा मेरी मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा, बिजली के द्युतिमान दिया या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर भीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा, इस ओर दबी हुई गंभीर स्वर सप्न तरंगे, शत ध्वनि संगत संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा। तान को यहाँ पे तान और धुन जो है संगीत का क्या है, उदास है। ठीक है, रात्रि का समय है, बहुत दूर बैंड बजने की तान सुनाई दे रही, धुन सुनाई दे रही है, मंद तार, कभी उच्च निम्न स्वर सब सुनाई दे रहा है, उदास उदास ध्वनि सुनाई दे रही है, गंभीर कभी दीर्घ लहरें सुनाई दे रही है। एक तरह से मनुष्य के मन में रात्रि के समय थोड़ी सी भी आवाज सुन के जो भय आक्रांत उत्पन्न होता है, जो एक डर होता है, अचंबा होता है, वह दृश्य यहाँ पे बताया जा रहा है। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सावले जुलूस सा क्या कुछ दिखता, और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थ चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़े के जत्था दिखता, घना व डरावना, अब चेतन ही जुलूस में चलता, क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। तो यहाँ जो पंक्तियां आपको कई अर्थ में आप इसे ले सकते हैं, जैसे रात्रि के समय कई बार दंगे फसाद किए जाते हैं, और यह दंगा फसाद ऐसे ही नहीं होता जब किसी बड़े अधिकारी का या फिर बड़े सत्ताधारी व्यक्ति का, पूंजीपति का, किसी बड़े बुद्धिजीवी वर्ग का इसमें सहयोग होता है, तभी यहाँ आंदोलन होता है। खास करके रात्रि के समय यहाँ होती है चीजें, दंगा फसाद। तो इस तरह की कोई बात यहाँ पे कही जा रही है कि गैस लाइट की जो आग है वो जलाया जा रहा है, जुलूस आ रहा है कोई, जिसमें कुछ बजाया जा रहा है संगीत, मगर वह उदास संगीत है, घोड़ों का जत्था है और काले काले बलवान घोड़े हैं, डरावना भी है यह जुलूस। क्या यहाँ पे किसी मरने की शोभा यात्रा है, किसी की शोभा यात्रा या किसी के मरने की जो मृत्यु यात्रा निकलती है वो है, कभी को समझ में नहीं आ रहा है। कभी एक साधारण मनुष्य की तरह, एक पिछले तबके, निचले दबे हुए कुछ तबके के व्यक्ति की तरह डरा सहमा सा खड़ा है या चीजों को सुन रहा है। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात, रही जल, नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतन में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात, सब सोए हुए है, लेकिन मैं जग रहा, देख रहा, रोमांचकारी वह जादुई करामत, विचित्र प्रोसेशन, गंभीर विल्क मार्च, कलाव तूल वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थि रूप कृत स्वरूप उदार आकृति, आंतों के जालों से बाजे वे दमकते भयंकर गंभीर गीत, स्वप्न तरंगे उभारते रहते, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुए से। ठीक, तो यह बिल्कुल आसान और सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि वही जो गैस लाइट से आग जलाई जा रही है, जलती ही आ रही है दोनों तरफ, और पूरा शहर सो रहा है, कहीं पे कोई हलचल नहीं है। मगर यहाँ जब ये लोग चल के आ रहे हैं तो इन लोगों के चलने से, आने से एक जादुई हलचल सी हो रही है, रोमांच सा हो रहा है। यहाँ जो दृश्य है गंभीर है, कुतूहल भरा है, और यहाँ जो बैंड है जो संगीत बजाता हुआ आ रहा है, चमकदार कपड़े पहने हुए है। ठीक है, लगता है उनमें कोई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम
अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत, नोकों का चमकदार जंगल, चल रही पद चाल, ताल बद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोटर आर्टिलरी सन्नदल, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयानक, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, जुलूसे हुए, बिगड़े हुए, गहरे। शायद मैं उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यहाँ क्या कैबलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी, भैरव आवदार। तो यहाँ पे कोई यात्रा निकली है, जो कोई शोभा यात्रा भी हो सकता है, किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी उद्योगपति का। तो उस दल के बारे में यहाँ पे बताया गया, क्योंकि उनके साथ कौन होता है, सैनिक भी होती है, घोड़े भी होते हैं, मिलिट्री भी बताया जा रहा है यहाँ पे, और संगीत भी बज रहा है, और प्रतिष्ठित पत्रकार भी है, बड़े लोग भी हैं। आगे क्या बता रहे हैं, कभी की कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर से चमड़े के कबर में पिस्तौल है, रोष भरी एकादृष्टि से में धार है, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे बे मेरे जाने बुझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं भी पढ़ी थी, भाई वाह। तो यहाँ जो बताया गया है, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई सेनापति, अध्यक्ष, यहाँ क्या है, यहाँ जो शासक वर्ग के लोग हैं और क्रूर है, हिंसात्मक प्रतिक्रिया करने वाले, हिंसात्मक क्रिया करने वाले और षड्यंत्रों में रहने वाले, निचले और मध्यम वर्गीय तबके का शोषण करने वाले, उन पर शासन करने वाले, यहाँ वो लोग हैं। तो यहाँ जो लोग हैं इतने क्रूर व्यवहार करने वाले आज ऐसे जुलूस के साथ, तामझाम के साथ, पिस्तौलधारी सैनिक के साथ आ रहे हैं, मगर यहाँ रात्रि के समय क्या करते, षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। और यहाँ इनके मैंने समाचार पत्रों में जो है इनके लेख भी छपे थे, और इनका हमने इंटरव्यू भी देखा था, सुना था, भाई वाह। मतलब क्या जमाना है, जो बुरे लोग हैं वही रौब से घूम रहे, और जो अच्छे लोग हैं, निचले तबके के हैं, गरीब है, वो सिर झुकाए, आम जनता खड़ी है। ये जो कविता की पंक्ति है इस तरह का अर्थ व्यक्त कर रही है। इसमें कई प्रकांड, आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, देखिए इसमें कौन कौन है, कई प्रकांड, आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा, कुख्यात डोमी जी उस्ताद बनता है बलवान, हाय है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे षड्यंत्रकारी जनरल माच जैसे, ब्रिगेडियर जैसे षड्यंत्रकारी के साथ और कौन कौन मिला हुआ है, प्रकांड आलोचक भी मिले हैं, विचारक भी, जगमगाते कविगण भी, मंत्री भी, उद्योगपति भी, विद्वान भी, और जो डोम जी उस्ताद है जो कि हत्या करते हैं, कुख्यात रूप से क्रूर हत्यारा है, वहां भी इनके साथ हैं। यहाँ ये दिखते हैं भूत पिचाश काय, भीतर का राक्षसी स्वर्थ अब साफ उभर आया, पीछे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आया, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आया। यहाँ शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती, इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आंखें उठी मेरी और भर, हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर, सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारे गोली दागे सिला से, कोई एकदम दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उनसे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, यहाँ पे भूत पिचाच की तरह दिख रहे हैं, भीतर इनके राक्षसी प्रवृत्ति है, स्वार्थ भरी हुई है, यहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऊंचे तबके में, शासक वर्ग में शामिल होते हैं। तो यहाँ जो इनका स्वार्थ है, यहाँ सांप उभर कर बिल्कुल सामने आ गया है, और यहाँ जो इनकी शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की यात्रा की तरह लग रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को मार डाला। यहाँ पे स्वयं के बारे में बात हो रही है, लेकिन बात उस व्यक्ति के बारे में हो रही, लेखक ने यहाँ पे कहा है कि आंखें उठी मेरी ओर, उभर, हृदय में मानो कि संगीन नोके ही घुस पड़ी बड़, सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मेरी मारे गोली दागे सलासे को एकदम। तो मारे गोली, किसको गोली मारा जा रहा है यहाँ पे, जो इनके बर्बर चेहरे को देख लिया है इस तबके के, उनको गोली मार दिया जाता है, उस व्यक्ति को या उस समूह को जो इनकी राक्षस प्रवृत्ति को अच्छे से जान लेते, समझ जाते हैं, ऊंचे तबके के। देख लिया हमको, वह जान गया, वह सब मार डालो, इसको खत्म कर दो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, धक्का मेल, गैलरी में भागा मैं,
पसीने से शराबोर, एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गया सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे के चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्मा इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर कितनी, करती कई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने तुम्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। तो यहाँ लेखक स्वयं को बीच में रख रहे हैं। स्वयं के स्थान पर वह किसको रखना चाह रहे हैं? निचले तबके के दबे कुचले लोगों को रखना चाह रहे हैं कि जब कोई निचले तबके का दबा कुचला लोग इन्हें देख लेता है इनके असली चेहरे में, असली रूप में, तो क्या कर दिया जाता है? उन्हें मार दिया जाता है। मार डालो, इसको खत्म कर दो एकदम। तो उसे मार डाला जाता है। और फिर कवि ने यहाँ पे सपना देखा और सपना बिल्कुल टूट गया। जब वह उठे तो वो और डर गए कि यही तबका जो ऐसे क्रूर है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, दिन के समय कितने अच्छे से कहाँ बैठे रहते हैं? दफ्तरों में, कार्यालयों में, घरों में बैठकर क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं। ठीक। और कह रहे कभी कि मैंने इन्हें बिल्कुल नंगा देख लिया, अर्थात इनके असली रूप में, असली चेहरे में मैंने इनको देख लिया, मुझे तो अब सजा मिलेगी। अब हम भाग 4 में आ गए हैं अंधेरे में कविता का। तो भाग 4 है, अकस्मात चार का गरज कही खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास टल मटमैला, मन रूपी बल्मिक चल विचल हुआ सहसा, अनगिनत काली काली हाय फंडैशों की लीके बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब और बिखराव। मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले शहती छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन में नल जोर मारता, जल खखारता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यहाँ। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव, सब और पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़के, बुद्धि की मेरी रग, गिनती है समय की धग धग, यहाँ सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यहाँ मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे भाग गलियों में, मरे पैर, सांस लगी हुई, जमाने की जीभ निकल पड़ी है, कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम तोड़, घूम गया कोई मोड़, चेहरा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है कि जब कोई ऐसे क्रियाओं को, ऐसे गलत काम करते हुए किसी को देख लेता है, तो यह लोग क्या करते हैं? नेता लोग उसे, तुम कितना भी भाग लो, तुम कितनी ही गलियां चौराहे कहीं भी घर में जाके छिप लो, तो तुम्हें ढूंढकर वहां पे क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा, भयंकर बरगद, सभी उपेक्षित, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तल खो अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण, अंधेरे में डूब गया, डालों में लटके जो मलमेटे चिथड़े, किसी एक अति दिन पागल के धन बे, हाँ वह रहा है सिर फिरा एक जन। तो देखिए यहाँ पे दिनहीन लोगों की बात की रही, जो निचले तबके की, कि उनके पास खुद का घर भी रहने नहीं है, एक छत के नीचे भी रहने जितनी उनकी स्थिति नहीं है। वह बरगद के पेड़ के नीचे अपना रात्रि का समय बिताते हैं आराम करते हुए, और उसके डाली पर उनका एक चिथड़ा यानी कपड़ा, मटमैला कपड़ा रखा हुआ है, वही उनका सब कुछ है, धन है उनका तरह से। किंतु आज इस रात बात अजीब है, वही जो सिर फिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है और प्रज्वलित है। छोर सिर फिरा पवन बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान आत्मबोध में। और एक पागल है जो वही पेड़ के नीचे रहता है, वह आज क्या कर रहा है? एक गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? खूब भई जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में, बाकई क्या उसकी बुद्धि भी जग गई, करुण रसाल में हृदय के स्वर है, गद्यानुवाद यहाँ उसका दिया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया।
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या क्या जीवन क्या जिया। यहाँ उस पागल के द्वारा गाया जा रहा है और कभी कह रहे हैं क्या उसका हृदय जाग गया है, क्या वह शासन प्रशासन की जो छलावा है वह उसे पहचान गया है। तो वो यह गीत गाता है, उदरभीर बन अनात्म बन गया, भूतों की शादी में कनात से तन गया, किसी व्यभिचारी के बन गए विस्तर। दुखों के दागों को तमगो सा पहचान, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई कल घर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। यहाँ भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पेपर में पूछा जा सकता है कि दुखों के दागों को तमगो सा पहन, ठीक है, दुखों के दागों को तमगो सा पहन, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंगत बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तल घर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। बताओ तो किसने लिए, बताओ तो किसके लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गया पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। यह भी इम्पोर्टेंट है कि मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। देश कैसे मर गया, क्योंकि जो देश को चलाने वाले हैं, जिस पे सारी जनता भरोसा करती है कि हमारा विकास करेंगे, हमारा हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे, भविष्य हमारा उन्नत करेंगे, वही क्या करे, देश को लूट रहे। तो उसी बात को कहा गया कि मर गया देश जीवित रह गए हम। लो हित पिता को घर से निकाल दिया, लो हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सीमा को हंकाल दिया, स्वार्थों की टेरिया कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जग गया जाम हुआ फंस गया, अपने ही कीचड़ में धस गया, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गया। यह किसकी बात हो रही है, शासक वर्ग की, उच्च वर्ग की बात हो रही है कि उन्होंने क्या किया, अपने ही घर से पिता को निकाल दिया, करुणामयी माता को हकाल दिया और स्वार्थ पूर्ति के लिए कुत्ते को पाल लिया गेट के पास। जैसे कि आप समझ सकते हैं, गार्ड रख लेते हैं या कुत्तों के भी रखते हैं कि कोई अंदर ना जा पाए, अपने ही कर्तव्य को त्याग दिया। जब वो अपने पद पर, ऊंचे पद पर पहुंचना होता है तो उससे पहले सबसे क्या वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छे से देश को चलाएंगे, बहुत अच्छे से समाज का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, सबके साथ सबका विकास करेंगे, सबकी एक साथ क्या करेंगे, जरूरतों को पूरी करेंगे। मगर जब अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उस पद पर पहुंच जाते हैं तो बस अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाते हैं। और उनका जो एक पद पर पहुंचने के बाद एक कर्तव्य होता है, जैसे कोई ऊंचे पद का व्यक्ति है तो उनका एक कर्तव्य होता है देश समाज संस्कृति के नाम, तो वो अपने कर्तव्य को बिल्कुल पूरा नहीं करते, भूल जाते। यहाँ बताया जा रहा है, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल भी फोड़ डाला, तड़पों के हाथ भी उखाड़ दिए, जम गया जाम हुआ फंस गया, अपने ही कीचड़ में धस गया, विवेक बघार डाली स्वार्थों के तेल में। अर्थात अपने ही विवेक को वो लोग मार डालते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाते हैं। अब तक क्या क्या जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया या दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचना, विचारों के चित्र की अवली में चिंतन, निजवत माफ है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहाँ जाऊं दिल्ली या उज्जैन, वैदिक ऋषि सुन सेप के, शाप भ्रष्ट पिता अजीगर्त के समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विच्छित मस्तिष्क, हाय हाय अपने से भी क्या गा दिया, यहाँ उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया। किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है, वृथा आलोचना है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल ला वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यहाँ घटना, चक्र से चक्र लगता हुआ जीवन ही तीव्र द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी।
मैं उस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घोलता घोलता है जाने किस अथाह गंभीर सवाले जल में। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घोलता है मन यहाँ रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के रात्रि त्रिमीर के महकते ही रहते हो पल पल। किंतु वे उद्यान कहाँ है अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है अब और उस और महक लहरों की कोई छिपी वेदना कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। भाग 5 में आ गया है। एकाएक मुझे भान हुआ पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता मैं भयानक एकाएक थर्रा रेंग गई सिर तक, नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात तक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की, कौन सा इंगित। भागता मैं दम तोड़ घूम गया कई मोड़। बंदूक धाय धाय मकानों के ऊपर प्रकाश छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम तोड़ घूम गया कई मोड़। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुद्दे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़, दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे, भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारे एकांत प्रकृत गुहा एक विस्मृति खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर मणि तेजस्वी रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक प्रकृति जल वह आवेग भरा है। द्युतमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फूटती है किनारे, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकली, खोह की बेडौल भीते हैं झिलमिल। पाता हूँ निज को खोह के भीतर, विद्युत नेत्रों से देखता हूँ द्युतियां मणि तेजस्वी हाथों में लेकर, विभोर आंखों से देखता हूँ उनको। पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि में प्राण जल प्रपात में घूरते प्रतिपल, अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। हाय हाय मैं उन्हें गुहाबास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से विसर्जित किया और निर्द्वेष कर दिया, खोह में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यहाँ ना समय है, जूझता ही तय है। आगे हम भाग 6 देखते हैं अंधेरे में कविता का। कि सीन बदलता है सुनसान चौराहा, सांवला फैला बीच में वीरान गेरुआ, घटाघट ऊपर कथरई बुजुर्गा गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता, रात में पीले है 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण, किस 4 अलग संकेत, मनस में गतिमान 4 अलग मतिया, खंभों पर बिजली की गर्दे लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल, मचल मचल कर घंटाघर तल ही, पंखों के टुकड़े बतन के गुंबद बीवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं अब और सब और, मानो के इरादे भयानक चमकते सुनसान चौराहे, बिखरी है गतियां, बिखरी है रफ्तार, गश्त में घूमती कोई दुष्ट इच्छा भयानक, सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में, अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक, तावे में चेहरे की ऐंठ झलकती। आप देखेंगे लगभग अंधेरे में कविताएं में सभी पंक्ति में लगभग अंधेरे का ही जिक्र किया गया है। लगभग सभी पंक्तियों में
जब आप पढ़ेंगे, अगर आपसे 4 पंक्ति या 2 पंक्ति पूछा जाए पेपर में, तो आप पंक्ति पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ अंधेरे में कविता से लिया गया है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, और यहाँ भी समझ आ जाएगा कि यहाँ किस कविता से लिया गया, क्योंकि पंक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। थरीली सलबट सियासली की पल भर लौ में सांप सी लगती, उसके चेहरे का रंग बदलता हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं ना कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सावला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा हो चौक के बीच में, एक और टैंकों का जस्ता भी खड़े खड़े उगता, परंतु पड़ा है भागता में दम तोड़, घूम गया कई मोड़, भागती चप्पल चटपट आवाज चाटों सी पड़ती। पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर छाती पर पड़ता है, सहसा ग्लानि की मिलती गलियों का गोल गोल खो अंधेरा, चेहरे पर आंखों पर करता है हमला अजीब उमस बास, गलियों का रुआ हुआ ओसवास, भागता हूँ दम तोड़, घूम गया कई मोड़, धुंधले से आकर कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोलता रास्ता, लंबा चौड़ा व स्याह व ठंडा, बेचैन आंखों से देखती है सब और, कहीं कोई नहीं है नहीं कोई, श्याम आकाश में संकेत भाषा सितारों की आंखें चमचमा रही। मेरा दिल बिडरी सा टिमटिमा रहा, कोई मुझे खींचता रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा अब और उस ओर, सपाट सुने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है, निसंग निशब्द जड़ीभूत। देखिए यहाँ भाग रहा है वो व्यक्ति जिन्होंने इनका असली चेहरा देख लिया है, और जब भागता हुआ वहां पे आगे पहुंचा तो उसे क्या मिला, तिलक जी का एक मूर्ति मिला जो निशब्द खड़ा हुआ है जड़ीभूत। देखता हूँ उसको, परंतु जे हुई मैं पास पहुंचा, पाषाण मीठी का हिलती सी लगी, अरे अरे ये क्या है। और जब वहां आगे पहुंचता तो उसे ऐसा लगता है कि वह पाषाण जो मूर्ति है तिलक जी की वह हिल रही है, कण कण कांप रहे जिसमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन सब और गिर रहे, चिंगारियां नीली मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कापी, आंखों में बिजली के फूल सुलगाए, इतने में यहाँ क्या है। भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीली रक्त टपकता खून के धब्बे से भरा अखरा अगरखा, मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोशी फूट गया सहसा, मस्तक रक्त ही अब उठा नासिका में से, हाय हाय पिता पिता ओ चिंता में इतने न उलझो, अब हम अभी जिंदा है चिता क्या है चिंता क्या है। तो यहाँ पे जो तिलक जी का एक बात कहा गया, अर्थात जो तिलक जी है इन्होंने क्या किया, देश की आजादी के लिए लड़ाई किया, और फिर उनका देहांत होने के बाद उनकी जो मूर्ति लगी उसके नाक से ललाट से खून बह रहा है। यहाँ शब्द का अर्थ है यहाँ है कि अब आजादी के बाद जो स्थिति समाज की है, परिस्थिति है, जो शासक वर्ग है जो किस तरह से देश को लूट रहे, सब ऊपर अपना शासन चला रहे, सबका शोषण कर रहे, बुद्धिजीवी वर्ग भी उसमें शामिल है, पूंजीपति भी शामिल हो गए हैं, बड़े बड़े तबके के नेता रिपोर्टर सब शामिल हो गए। तो देश की इस स्थिति को देख के, इस नग्न परिस्थिति को देख के जिन्होंने देश की आजादी में इतना सहयोग किया, उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे, शरीर से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, मतलब उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रहा, एक तरह से वो भी परेशान है, उनकी मूर्ति से खून बह रहा है। इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लाल साल लेके देश को आजाद किया था कि आजादी के बाद सब सही हो जाएगा, सबका विकास होगा, देश का विकास होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग मिलकर, सिर्फ कुछ लोग मिलकर पूरे देश का शोषण कर रहे हैं, स्वार्थ अपनी सिद्ध कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पे दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे तिलक जी की मूर्ति का जिक्र किया गया है। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरस बरस चिपका रुआसा होता, देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर सिर पर बाहों में मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगारियां, रक्त टपकता हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब, इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में धड़ धड़ कट रही हड्डी,
फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा वासुला, छीले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ। इतने में आसमान कांपा हुआ, धाया धाया बंदूक धड़ाका। इतने में क्या हुआ, आसमान कांपा, धाए धाए फिर क्या हुआ, इतने ही में बंदूक चल गया शासक वर्ग के लोगों का या फिर सैनिकों द्वारा। बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहो सी गोलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया, सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों के पार से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही दूर तक कराहों की लहरों से पाशक प्राकृति वेदना भयानक थरथरा रही। मैं उसे सुनने का करता रहा यत्न कि देखता क्या हो सामने मेरे, सर्दी में बोरे से ओढ़कर कोई एक सामने हाथ पैर समेटे। ठीक है, इतने में क्या हो, उनके सामने कोई आया सर्दी से ठिठुरता हुआ, बोरा ओढ़ के। बोरा मतलब आप लोग समझते हो जिसमें चावल आता है, बोरी चावल की, वैसे ही बोरा ओढ़े कोई एक अपने हाथ पैर समेटे, कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वहां सिर खोलता है सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान के, फिर मुंह खोलता है, अब कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो। विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया। वहां मुख से गांधी जी, इस तरह पंगु आश्चर्य। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी का भी जिक्र किया गया है कि वह बोरी ओढ़ के ठंड में ठिठुरते हुए खड़े हैं, कांप रहे हैं। और फिर क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही पल में वह मरने वाले हैं और कुछ बुदबुदा भी रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी का भी जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने कितने ही अनशन करके, कितने ही सत्याग्रह करके इस देश को आजाद किया था। इस देश की आजादी में उनकी जान तक चली गई। और फिर क्या हुआ, उसी देश की आज ही स्थिति देख के उनकी भी रूह शांति नहीं पा रही, वहां भी इस स्थिति में घूम रहे, कुछ बुदबुदा रहे। इस तरह का आप इसका अर्थ ले सकते हैं। नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर करते हैं चुपचाप, सुरागरसी सी कुछ। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव के सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो गया। वो पास ही बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तो बढ़ जा। किंतु मैं देखा कि उस मुख को गंभीर दृढ़ता से सलबटे वैसे ही शब्दों से गूंजते। ठीक, तो यहाँ पंक्ति भी आपको समझ में आ गई होगी। वे कहते रहे, दुनिया ना कचरे का ढेर की, जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी मुकुट, कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उसे जोरदार बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरगिले कण कण गुण है, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न, एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजरा, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधों पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य अद्भुत है, शिशु कैसा। मुस्कुरा उस द्वित पुरुष ने कहा, तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यहाँ था, संभालना, इसको सुरक्षित रखना। ठीक, और गांधी जी के हाथ में एक बच्चा भी बताया जा रहा है। वह बच्चा क्या है, सबका विकास है, सबका उत्थान है, अच्छाई का प्रतीक है। और उसे लेखक को दिया गया मुक्ति बोझों के, और कहा गया संभालना इसे। मैं कुछ कहने को होता कि इतने में वहां कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज्यादा गहरा वहां, और ज्यादा अकेला, अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा, मैं मेरे इस गले में चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका, नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु मैं भार का गंभीर अनुभव, भाभी की गंध और दूरियां अंधेरी। आकाशी तारों को साथ लिए कुछ मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोह तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे अरे, वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था। उसमें तो स्फोटक शोभा का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर
यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं न रह सकेंगे। मैं पुचकारता हुआ बहुत दुलारता समझाने के लिए तब गाता हूँ गाना, अधभुली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ। जिसको ना मैं जीवन में कर पाया वह कर रहा हूँ। मैं शिशु पीठ थपथपा रहा हूँ। आत्मा है गीला, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में। हृदय के थाले में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी है द्युतमान मणियां। रुधिर से फूट रही लाल लाल किरण, अनुभव रक्त में डूबा है संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गलियों में चले जा रहा हूँ। इतने में पता हो अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरज मुखी फूल गुच्छे। उस स्वर्ण पुष्पों के से प्रकाश विकिरण कंधों पर, सिर पर, गलों पर, तन पर, रास्तों पर फैले हैं। किरणों के कण कण, भाई वाह यहाँ खूब। इतने गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखा। जीना है अंधेरा, कहीं कोई डिबड़ी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ कंधों पर फूलों के गुच्छों। वे गुच्छे क्या हुआ, कहाँ गया? कंधे क्यों वजन से दुख रहे हैं। ओ बंदूक आ गई, वाह। वजनदार राइफल भई खूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है। झांकते हैं खिड़कियों में से दूर। अंधेरे में टके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान। तीतर बीतर सा फैला है सामान। बीच में कोई जमीन पर पसरा, फैलाई बाहर ढह पड़ा। आखिर मैं उस जन पर फैलाता टार्च कि यहाँ क्या है। खून भरे बाल से उलझा चेहरा, भौं के बीच से गोली का सुराख। खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कथराई धार। फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओफो, एकांत प्रिय यहाँ मेरा परिचित व्यक्ति है। वही है, सच्चाई थी सिर्फ एक सहसा एहसास। यहाँ कलाकार। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो सच्चाई लिखते हैं, जो एकांत प्रिय कवि है, अगर उन्होंने सच उन उन शासक वर्ग के, उस हिंसात्मक वर्ग के प्रति लिख दिया तो उसे भी गोली मार दिया गया। यहाँ पे यहाँ भी बात आई है कि लेखक ने सहसा देखा वो बच्चा भी गायब, उनके कंधे पर बंदूक है। तो यहाँ पे बात यहाँ इस प्रकार की बातें की जा रही है कि अब उस वर्ग के प्रति हमें क्या करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, उनके खिलाफ क्रांति करना चाहिए। गलियों के अंधेरे का हृदय में भरा था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलता था अपना असंगत अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदय के अपने सूचित विश्व के मात्र थे सपने, स्वप्न व ज्ञान की जीवन अनुभव जो हलचल करता था रह रह दिल में। किसी को भी दे नहीं पाया था वहां, तो शून्य के जल में डूब गया नीरव। हो नहीं पाया उपयोग उसका, किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजर गई। संदेहास्पद समझ गया और मारा गया वह बधियों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक त्रिशांत अंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर। सबका था प्यार अपने द्युतिमान, उसका यो बध हुआ। मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श। इतने में मुझको ही चिढ़ता है कोई, सांवला है मैं क्या करता था अब तक। भागता फिरता था सब और फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर सहकर्मी। सतचित वेदना भस कर जीने के उतरा, एकांत विदूपित रूपों से घिर गया सहसा। पकड़ मशीन सी भयानक
आकर घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। तो आज हम इस वीडियो में यही तक करेंगे। हम एक दूसरे वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी भी 50 स्लाइड के आसपास है, तो इतना हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके आगे का हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कविता कैसी लगी ज़रूर बताएं, और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे, हिंदी साहित्य लेकर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।